हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो में जो हमारी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वैकेंसी है उसके हम नेक्स्ट बिंदु, हमने ऑलरेडी 3 बिंदुओं पर चर्चा कर ली है कि वहाँ से आपको किस तरह से सिलेबस को कवर करना है। और आज हम देखेंगे चौथे पॉइंट में कि आपको किस तरह से उसमें सिलेबस को कवर करना है, किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से आपको इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर सब टॉपिक हैं उसको कैसे आप कवर करेंगे। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसा नहीं कि हम इसको पढ़ा रहे हैं आपको, हम सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपको इस तरह से किन पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कौन कौन से बिंदुओं को आपको कवर करना है, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे अपनी तो आपको अवश्य सक्सेस मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे लिए आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे, जिनसे आप कवर करेंगे, उसमें पहली बुक है आपकी जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर है बाय अरुण कत्यान। उसके दोनों वॉल्यूम आप ले लीजिए, आप वहाँ से टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और जो दूसरी बुक है जो कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की है नेमराज सुंडा, उसको भी आप वहाँ से पढ़िए। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक कौन कौन सी पढ़नी है। और साथ में आप अगर प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी एंड रेड्डी की बुक भी ले सकते हैं, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, वहाँ से भी आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं अच्छी तरह से। जो भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं वो सारे टॉपिक्स वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होंगे। तो इस तरह से आप अपने किताबों को आप अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक में चलते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। और हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में जो हमारा पिछला स्ट्रेटजी वीडियो था उसमें हमने 3 जो ऊपर के टॉपिक हैं इनको हमने कवर कर लिया है। तो जो लोग भी नहीं देखें आप हमारे पिछले वीडियो को अवश्य देखें, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि आपको किस तरह से राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। आज जो हम लोग देखेंगे, हम 3 टॉपिक आज फिर से देखेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पास सिलेबस है जो कि हमने नोटिफिकेशन से ही इसको लिया है। तो आज जो हमारे टॉपिक रहेंगे, तो पहला तो हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन के अंदर हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। देन हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हम इसके टाइप्स देखेंगे ऑफ द फार्मिंग, ठीक है, टाइप ऑफ द फार्मिंग देखेंगे, जैसे कि ड्राई फार्मिंग हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया, मोनोक्रॉपिंग हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग एंड इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या क्या है। देन आज ही देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ यूज, इसका क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक यूज है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी हमारे पास सिलेबस अटैच है जो कि हम आगे दिखाएंगे आपको। में पहला जो टॉपिक है इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे इस तरह से, और इस यहाँ पे बताएंगे कि इन कीवर्ड्स को आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और इन कीवर्ड्स के अंदर आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन है, तो आपको क्रॉप रोटेशन अगर पूछा गया है तो यहाँ से किन किन चीज़ों को आपको कवर करना है। अगर आपसे क्रॉपिंग पैटर्न पूछा गया है तो यहाँ से क्या कवर करना है। एक बार आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हमारे पास ये हिंदी का टॉपिक सिलेबस है और यहाँ से हम देखेंगे कि फसल चक्र के सिद्धांत क्या क्या हैं। ओके, ये हमारा क्रॉप रोटेशन है, इसके हमारे क्या क्या सिद्धांत हैं। फसल प्रणाली के बारे में देखेंगे, खेती के प्रकार देखेंगे, जैसे शुष्क खेती, एकीकृत खेती फसल प्रणाली जो होती है, बहुफसली, अंतःफसली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का महत्व एवं प्रकार देखेंगे। इसके बाद सामाजिक और इसके आर्थिक उपयोग भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना किए बिना। तो सबसे पहले हम चलेंगे, आपका जो पहला हमारा है फसल के सिद्धांत पे, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो सिंपल चीज़, अगर सिलेबस में ऐसा दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, जो कि हमने यहाँ पे नोट डाउन भी कर लिया है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन में पहली चीज़ क्या क्या पता होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन एग्जैक्टली होता क्या है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, अब क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, क्रॉप रोटेशन क्या है। ओके, देन आपको और क्या क्या चीज़ें मालूम होना चाहिए यहाँ पे,
यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमें जब हम क्रॉप रोटेशन लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हमने सीरियल लिया है, यानी कि धान फसलें अगर हमने ली है, तो हमें उसके बाद क्या लेना है, लेग्यूम लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें अगर हमने डीप रूट क्रॉप लिया है, यानी कि गहरी जलवायु फसल लिया है, डीप रूट क्रॉप के बाद हमें क्या लेना है, सैलो रूट क्रॉप, यानी उथली जड़ वाली क्रॉप, ठीक है। इस तरह से और भी आपके जो भी प्रिंसिपल हैं क्रॉप रोटेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो इन्हें आपको यहाँ पे लिखना है। इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप लेना चाहिए यहाँ पे ज़्यादातर। कौन सी क्रॉप लेना चाहिए, इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप, ठीक है, यानी कि जो इरोजन को, यानी कि मृदा क्षरण को रोकती है, उस तरह की क्रॉप। क्रॉप रोटेशन में ही आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे होना चाहिए कि रोटेशनल इंटेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। कौन सा न्यूमेरिकल रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यही आएगा, ठीक है। रोटेशनल इंटेंसिटी, ठीक है, यानी कि फसल चक्र सघनता, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पूरे इन टॉपिक में एक तो इसकी डेफिनेशन है, इसके बाद आपको यहाँ पे फसल चक्र सघनता के बारे में इसका फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। यही नंबर ऑफ क्रॉप इन रोटेशन होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई करेंगे हम यहाँ नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, इनटू करेंगे 100। तो ये फार्मूला पूछा जाएगा और साथ में एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाएगा, जो कि आप मतलब कि वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दे देता हूँ और मैं आपका टेस्ट भी कर लूँगा इससे कि आपका लेवल क्या है। तो आप हमें इस न्यूमेरिकल का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर हमने क्या लिया है, राइस, देन हमने लिया है व्हीट, देन हमने लिया है मूंग बीन, ठीक है, एंड देन लिया हमने शुगर केन। तो इसकी आपको फसल चक्र सघनता निकालना है, यानी कि रोटेशनल इंटेंसिटी आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है, ओके। हिंदी में बता देते हैं, धान, गेहूँ, मूंग एंड गन्ना, ठीक है। इसकी आपको फसल चक्र सघनता यानी कह सकते हो रोटेशनल इंटेंसिटी आपको बताना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप इसे, ठीक है, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस में भी फसल प्रणाली मेंशन किया गया है यहाँ पे, ये देखिए आप, ये आप यहाँ पे ये हिंदी में भी देख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, कि यहाँ पे क्या किया गया है, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने की बात कही है, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा क्या होता है। तो आपको अच्छी तरह समझ होना चाहिए क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में कि क्रॉपिंग पैटर्न एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो आपको क्रॉपिंग पैटर्न की डेफिनेशन पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर हाल में, ठीक है, ये बता देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। हम बता देते हैं आपको डेफिनेशन में दो चीज़ों का ध्यान रखना, दो कीवर्ड आएंगे, एक तो टाइम आएगा यहाँ पे और एक दूसरा स्पेस आएगा, ठीक है। जहाँ भी आपको टाइम और स्पेस दिख जाए ना, यानी कि समय एक निश्चित समय में एक निश्चित जगह पर, ठीक है, यानी कि टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप इन टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड एज द क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। टाइम एंड स्पेस आया यहाँ पे, यानी कि फसलों का इस तरह से अरेंजमेंट करना कि मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर जगह पर फसलों को अरेंज करने की प्रक्रिया जो होती है, किस तरह की फसल ले रहा है, वही कहलाता है क्रॉपिंग पैटर्न। तो इसकी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है कि इसी दौरान आपको यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम भी पता होना चाहिए, क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। शॉर्टकट में इसको आप देखेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको आ रही हैं चीज़ें कि नहीं आ रही हैं। साथ में आपको फार्मिंग सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए यहाँ पे ही, ठीक है। देन आपको पता होना चाहिए मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में भी, ओके। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, यानी कि फार्मिंग सिस्टम और मिक्स्ड फार्मिंग में डिफरेंस भी पता होना चाहिए अच्छे प्रॉपर, डिफरेंस बिटवीन
यानी अंतर बताना है आपको मिक्स्ड फार्मिंग में वर्सेस फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, आपको दूसरा जो क्वेश्चन बताना है हमें कमेंट सेक्शन में, आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड फार्मिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, और तीसरा आपको क्वेश्चन का जवाब देना है डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन, इस पोर्शन से जो मैंने 3 क्वेश्चन दिया है यहाँ से अवश्य क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो हम आपको किसी क्लास में टाइम निकाल कर हम ज़रूर आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको इन शॉर्टकट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, डिटेल में मतलब कि शॉर्टकट में ही डिटेल को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आपको यही पोर्शन के अंदर क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है इनसे। साथ में फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग तरीके से। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे अपना क्रॉपिंग पैटर्न हो गया हमारा। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, लाइक द ड्राई फार्मिंग। ठीक है, तो ड्राई फार्मिंग के अंदर ही बहुत सारे टाइप के 3 प्रकार के फार्मिंग होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई किया गया है। आपको वहाँ उनके कीवर्ड्स और उनसे रिलेटेड आपका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो हम आपको बताएंगे कि फार्मिंग सिस्टम ड्राई फार्मिंग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। टाइप ऑफ फार्मिंग में ही पहला आएगा आपका ड्राई फार्मिंग। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आपको ड्राई लैंड फार्मिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, मैं उसकी एक टेबल बना देता हूँ और वहाँ से आप इसको उसके जो बिंदु हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आप वहाँ से उसको प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो पहले तो आपको ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए। कौन कौन फार्मिंग में? ड्राई फार्मिंग, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं हमने इस वीडियो को हमारी जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर ही है, कृषि विज्ञान चैनल पर। वहाँ पर आपको पहला और दूसरा लेक्चर आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, वहाँ से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट में हमने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है, वहाँ से ही क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं या कि आप कोई किताब से भी पढ़ सकते हैं। ओके, हम आपको बताते हैं यहाँ पे, हम पढ़ाएंगे नहीं, आपको ये बताएंगे कि आपको इन टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो इस तरह से आपको तीनों ही टॉपिक के बारे में क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हम एक यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसको प्रॉपर तरीके से और देन हम आपको बताएंगे प्रॉपर कि क्या पढ़ना है इन टॉपिक के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनुअल रेनफॉल कितनी होती है तीनों में। क्या? एनुअल रेनफॉल पता होना चाहिए कि रेनफॉल होती कितनी है। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे 750 mm से कम होती है, यहाँ पे 750 से 1150 mm होती है, और यहाँ पर जो रेनफेड फार्मिंग में होती है मोर देन 1150 mm होती है। ये हमारा एक पहला क्लासिफिकेशन है जो कि कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन है। हमने एक यूनेस्को के हिसाब से भी देखना, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, इसके बाद आपको रीजन पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में होती है ड्राई फार्मिंग एंड ड्राई लैंड फार्मिंग। ग्रोइंग पीरियड पता होना चाहिए इसका, ठीक है, ग्रोइंग पीरियड। यहाँ से अवश्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि लेस देन 75 डेज होता है। ग्रोइंग पीरियड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। 75 से 120 डेज होता है और यहाँ पे 120 डेज से ज़्यादा होता है। ये आप फिल करके हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद यहाँ मेजर कांस्टेंट क्या होते हैं, मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए, यानी प्रॉब्लम पता होना चाहिए। जैसे कि ड्राई फार्मिंग क्या होता है तुम्हारा, ड्राई स्पेल होता है लंबे समय के लिए, सूखा ग्रस्त रहता है लंबे समय के लिए। ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पे
यहाँ पे ड्राईलैंड फार्मिंग में क्या होता है दोस्तों कि मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है, और यहाँ रेनफेड फार्मिंग में एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसे हमें ड्रेनेज करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो इस तरह से आपको इन सब बिंदुओं के बारे में पता होना चाहिए। कंट्रोल मेजर क्या क्या आपको लेना है यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि हम बता देते हैं आपको बारवली कि जो हमारा ड्राई फार्मिंग है वहाँ पर हमारा जो कंट्रोल मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करते हैं। यहाँ पे रेनफेड फार्मिंग जो होता है यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रेनेज करते हैं, और यहाँ पे करते हैं सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, दोनों में भी करते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम कैसा होता है यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो यहाँ पर जो हमारा ड्राई फार्मिंग में क्रॉपिंग सिस्टम होगा वो कैसा होता है, सिंगल क्रॉपिंग होता है। यहाँ पे क्या नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे ड्राईलैंड फार्मिंग में, तो यहाँ पे क्या होता है आपका डबल क्रॉपिंग हो सकता है, डबल क्रॉपिंग नहीं हो सकता यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड सिंगल क्रॉपिंग हो सकता है, और यहाँ पे डबल क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग होता है। ओके, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इरोजन कौन कौन से होते हैं, एक कौन सा इरोजन प्रोमिनेंट है, जैसे यहाँ पे विंड इरोजन होता है, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे विंड एंड वाटर दोनों होता है, और यहाँ पे सिर्फ वाटर इरोजन होता है ड्राईलैंड फार्मिंग में। ठीक, रेनफेड फार्मिंग में, रेनफेड में क्या होता है, वाटर इरोजन होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर जो हमारा ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आपको इन बिंदुओं को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मैं ऐसा करता हूँ अवश्य पूछे जाएंगे, और आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आएंगे। यही क्लियर क्लिस्टर जो आपको सिलेबस में दिया होता है ना वही पढ़ना होता है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होता। कहीं पे जाके कुछ भी पढ़ा दिया गया आपको और आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं तो इससे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अपनाना पड़ेगा। ओके, अगला हमारा यूनेस्को के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। ओके, किसके अकॉर्डिंग, यूनेस्को के अकॉर्डिंग। यूनेस्को एक यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने भी इन्होंने भी ड्राईलैंड फार्मिंग को दो प्रकार से बांटा है, एक तो ड्राई फार्मिंग, एक रेनफेड फार्मिंग। कौन कौन से, एक ड्राई फार्मिंग, और यहाँ से भी क्वेश्चन दोनों से ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ड्राई फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। ओके, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैं, कि आपको ऑप्शन देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल का अलग पैटर्न होगा, वहाँ पे रेनफॉल का पैटर्न कुछ अलग था। ओके, तो रेनफॉल के पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है और इस ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको रेनफॉल यहाँ का भी याद रखना है। तो रेनफॉल यहाँ पे जो होता है लेस देन 800 mm होता है, और यहाँ पे मोर देन 800 mm होता है। तो ये आपको ऑप्शन देख के पता चलेगा वहाँ पे। ओके, आपको दोनों ही याद करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वाला ही बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। दूसरा आपको यहाँ पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, तो आपको पता ही है कि यहाँ शॉर्टेज होगी, यहाँ पे एनफ होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, ये सब थ्योरी में लिखने के काम आता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप पॉइंट यहाँ पे है आपको याद रखना है कि जो रिलेशन होता है पी मतलब प्रेसिपिटेशन का, रेनफॉल का, एंड ईटी का, इवेपो ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, इवेपो ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन का, और रेनफॉल का यानी कि वर्षा का रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखना है दोनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पी होगा, पी लेस देन होता है पीटी, यानी कि पोटेंशियल वेव ट्रांसफरेशन यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होता है, पी जो होता है ज़्यादा होता है पीटी से। ठीक है, यानी कि रेनफॉल जो होगी, प्रिसिपिटेशन मतलब रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है। ठीक है, इन बिंदुओं को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन जब बनता है। ग्रोइंग पीरियड यहाँ के अकॉर्डिंग देखना है आपको। ठीक है, ग्रोइंग पीरियड देखिए इस तरह हम पढ़ाएंगे छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे लेस देन 200 डेज होता है, और यहाँ पे मोर देन 200 डेज होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, हम और भी पॉइंट बता देते हैं, आप वहाँ पे मेंशन कर लो। क्रॉपिंग सिस्टम भी देख लेना। ठीक है, यहाँ से क्रॉपिंग सिस्टम कैसा फॉलो किया जाता है, क्योंकि टॉपिक में सारी चीज़ मेंशन है।
तो इस तरह से आपको इस टॉपिक को कवर करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु रहेंगे, एक तो पहला ए रहेगा, दूसरा इस पॉइंट को पढ़ना है और तीसरा इस पॉइंट को पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको यहाँ से आपका ये जो ड्राई लैंड वाला था, ड्राई फार्मिंग वाला, ये पोर्शन आपका कवर हो गया। ठीक है, तो हमने 3 पोर्शन कवर कर दिया। क्रॉप रोटेशन वाला, क्रॉपिंग पैटर्न को देखा, इसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर गया तो ड्राई फार्मिंग को हमने देखा। अब हम देखेंगे अगला इंटीग्रेटेड फार्मिंग। क्या देखेंगे? इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसमें आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। ओके, तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का टॉपिक है और यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना मैं बता देता हूँ आपको। मैं सारी चीज़ें पढ़ाने नहीं बैठूँगा, मैं जस्ट बता सकता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पे एक तो डेफिनीसन इसकी पता होना चाहिए, परिभाषा। ठीक है, डेफिनीसन। और इसमें जो कीवर्ड है वो ज़रूर आपको आना चाहिए, कीवर्ड ज़रूर पता होना चाहिए डेफिनीसन का। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड जब आपको पता होगा तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम आंसर कौन सा लगाएं वहाँ पे 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो कीवर्ड इसका ये होता है, यहाँ पे समझ लीजिए कि बाई प्रोडक्ट जो होता है ना, अवशिष्ट पदार्थ एक दूसरे कंपोनेंट का एज ए इनपुट ऑफ अदर कंपोनेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही इसका कीवर्ड है कि बाई प्रोडक्ट ऑफ वन कंपोनेंट यूज एज ए इनपुट ऑफ अदर कंपोनेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डेफिनीशन का कीवर्ड। आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जो हमने आपको बोला है उसे आप कमेंट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यानी यहाँ पे फसलों को इस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि जो हमारा बाई प्रोडक्ट है, या कह सकते हो आपकी जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ है एक कंपोनेंट का, वो दूसरे कंपोनेंट का क्या हो सकता है, इनपुट हो सकता है। इनपुट मतलब हम उसको उत्पादन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको इसके फिर बाई प्रोडक्ट पता है, कंपोनेंट्स पता होना चाहिए क्या होना है। तो पहला तो डेफिनीशन पता होना चाहिए, फिर इसके बाद कंपोनेंट्स इसके आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। तो कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पोल्ट्री हो सकता है। पहले तो क्रॉप प्रोडक्शन ही होगा। ठीक है, क्रॉप लेंगे, यहाँ पे पॉन्ड में होगा तो फिश होगा हमारा, तो फिशरी हो गया। ठीक है, फॉरेस्ट्री हो गया, यानी कुछ वन वाले पौधे आएंगे। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप लेंगे। ठीक है, सिल्वी कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, डेयरी ले सकते हैं, यहाँ पे डेयरी पशुपालन करेंगे हम। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन। तो इसी के अंदर ही सारे इनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनका एक दूसरे का बाई प्रोडक्ट यूज हो। ठीक है, तो यही होता है हमारा एंट्री। सिल्वी कल्चर हम यहाँ पे ले सकते, सिल्वी कल्चर तो ले लिया हमने, एपी कल्चर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको इन टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा आपको टच कर लेना है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनीशन ही पूछी जाएगी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से। ठीक है, और जो डबलिंग द फार्मिंग इनकम जो हमारा 2022 वाला था, उससे भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से हम फार्मर की इनकम को क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट कास्ट को फार्म से ही यूज कर ले रहे हैं, फार्म का बाई प्रोडक्ट, और आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या पढ़ना वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो आगे के टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे अच्छे लेवल के। तो अब हम जो कवर करेंगे, तो अब हमारा टॉपिक होगा नेचुरल फार्मिंग के बारे में। नेचुरल फार्मिंग आपको पता है कि ऑलरेडी आजकल न्यूज़ में है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है। तो इसको आपको अच्छी तरह से कवर करना है। तो हम बताएंगे आपको कौन कौन से टॉपिक आप कवर करेंगे आगे। तो हमें पता होना चाहिए नेचुरल फार्मिंग के अंदर हमें किन किन टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले तो आपको नेचुरल फार्मिंग के फादर कौन है पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इसके फादर यानी पितामह कौन है। ठीक है, तो आपको पता होगा इनके पितामह जो हैं फुकुओका हैं, मोनासाबू फुकुओका। ठीक है, मोनासाबू फुकुओका, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग कौन है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। इसका नेचुरल फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस क्या है, एक क्लियर कट डिफरेंस होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन, यानी अंतर पता होना चाहिए नेचुरल फार्मिंग में एंड वर्सेस लिख देता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो नेचुरल फार्मिंग होता है इसमें कोई भी इनपुट हम बाहर से लाकर यूज नहीं करते हैं, अपने फार्म का ही इनपुट यूज करते हैं जो फार्म में तैयार होता है। रेसिड्यू हो गया, अवशिष्ट पदार्थ हो गया, अवशिष्ट कंपोस्ट जो तैयार करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि हम बाहर से ऑर्गेनिक मेन्योर का यूज कर सकते हैं, बाहर से खरीद कर हम इनपुट यूज कर सकते हैं, जैसे कि
ऑर्गेनिक हमारे जो फर्टिलाइज़र होते हैं, इन सब चीज़ों का हम बाहर से लाकर यूज कर सकते हैं आउटसाइड से, ठीक है। तो ये अंतर आपको याद रखना है। इसके बाद आपको नेचुरल फार्मिंग कुछ चीज़ और पता होना चाहिए कि नेचुरल फार्मिंग आजकल क्योंकि बजट में काफ़ी चर्चे में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेचुरल फार्मिंग है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो अदर नेम कौन कौन से इसके अदर नेम जैसे कि आप इसको बोल सकते हैं डू नथिंग फार्मिंग, ठीक है। द फुकुओका फार्मिंग भी कहते हैं इसको, क्योंकि फादर है इसके फुकुओका, आपको बता दिया था मैंने। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मोनासाउ फुकुओका है, मैंने लास्ट का सरनेम बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। इसको द फुकुओका फार्मिंग भी कहते हैं, आपको बता ही दिया मैंने। तो अदर नेम पता होना चाहिए आपको। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो भी पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स तो 4 कंपोनेंट्स इसके पता होना चाहिए आपको। जैसे कि पहला कंपोनेंट है आपका जीवामृत, क्या है, जीवामृत है, ठीक है, जीवामृत। तो ये कैसे बनता है पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या मिक्सचर होता है जीवामृत, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा अक्सर, ठीक है। बीजामृत, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। बीजामृत क्या होता है, ये सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये माइक्रोब की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है खेत में। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए अच्छा धाना मतलब होता है मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको मल्चिंग का क्या रोल है, मतलब इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जो संस्कृत वर्ड दिए गए हैं ना, इनका मतलब पता होना चाहिए। ऐसे ही होता है वापसा, ठीक, क्या होता है वापसा का मतलब क्या होता है, ड्रिप इरीगेशन से लिया गया, ठीक है। ड्रिप इरीगेशन या कह सकते हैं पिचर इरीगेशन। वैसे मेनली तो पिचर इरीगेशन होता है, घड़े को रख देते हैं फील्ड में, इससे जो पानी इवेपोरेट होता है, यहाँ सिंचाई होती है। और ड्रिप इरीगेशन भी इसी के बेस में काम करता है। और साथ में फिर प्लांट प्रोटेक्शन का भी कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है, देसी तरीके से। तो इस तरह से इसके कंपोनेंट पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, इनका मतलब क्या होता है जो अंदर हमने बताया है, ओके। देन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है आपका, इसको किसने मतलब कि श्रेय किसको जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्री सुभाष पालेकर हैं। तो सुभाष पालेकर को भी यहीं पे याद रखना है, ठीक है, कि इनको मतलब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है उसका मतलब कि कह सकते हो कि श्रेय जाता है इनको, ठीक है। और इन्हें यही जो सुभाष पालेकर जी हैं, इनको हम कृषिका ऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृषिका ऋषि, ठीक है, कृषिका ऋषि। तो ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें कवर होना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ये जो कीवर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में और क्या पूछा जाएगा कंपटीशन, आप खुद सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी जो हमने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया है, ओके। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा मोनोक्रॉपिंग, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। इन सब के अंदर आपको क्या पढ़ना। तो यहाँ पे आप कीवर्ड देखिए कि इसका क्या लिखा है, टाइप। इस वर्ड में आप फोकस करिए, टाइप में। ये जो शब्द लिख दिया है ना यहाँ पे, बहुत डेंजरस शब्द है टाइप। टाइप मतलब इसके अंदर की चीज़ों को, आपको जो इसके अंदर चीज़ें आती हैं उनको भी कवर करना पड़ेगा। तो हम आपको बताएंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को आपको पढ़ना है, ओके। तो चलिए आगे हम देखते हैं मेन स्लाइड में चल के। यहाँ पर आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका बहुफसली, अंतःफसली, प्राकृतिक खेती, ये तो बता ही दिया मैंने। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना है। देखिए शब्द यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इन्हीं वर्ड्स पर आपको पूरी तरह से मास्टरी करके जाना है, यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए मोनोकल्चर, जो कि ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मोनोकल्चर में हमें पता होना चाहिए कि मोनोकल्चर होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा हर हाल में। और एक होना चाहिए मोनोक्रॉपिंग, ठीक है, मोनोक्रॉपिंग यानी मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग में डिफरेंस प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है कितनी होती है, 100% होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही क्रॉप लेते हैं और मोनोकल्चर में सेम क्रॉप को ईयर आफ्टर ईयर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक क्रॉप लेते हैं, तो यही अंतर है, यहाँ पे इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, वो देख लीजिए आप।
तो अगला टॉपिक क्या मेंशन है यहाँ पे, मोनोक्रॉपिंग के बाद मल्टीपल क्रॉपिंग मेंशन किया गया है। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, तो हमें देखना पड़ेगा मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देन हम देखेंगे इंटरक्रॉपिंग के बारे में, यानी इसके टाइप भी लिखा है तो टाइप भी हम समझेंगे। ओके, तो देखते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अगला जो हमारी हेडिंग रहेगी मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में। ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पे आपको जिन जिन टॉपिक को तैयार करना मैं बता देता हूँ, आप वहाँ से तैयार कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं वहीं से आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग में आपको सबसे पहले पढ़ना है इंटर क्रॉपिंग। इसी के अंदर क्या आएगा, इंटर क्रॉपिंग आएगा, जो कि ऑलरेडी सिलेबस में भी मेंशन है। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग को यहाँ से आप पढ़ेंगे। इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इंटर क्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या अंतर है, जो कि टाइप ऑफ इंटर क्रॉपिंग में भी आ जाएगा, हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ पे आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, देन आपको यहीं पे पता होना चाहिए सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के बारे में। ओके, यहीं पे आपको पता होना चाहिए रिले क्रॉपिंग के बारे में। ये टाइप ऑफ इंटर क्रॉपिंग में आ रहा है, रिले मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर ही सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, रिले क्रॉपिंग के फादर कौन है या किसने दिया है, शेर सिंह बेंस ने, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी इसे कहते हैं, तो ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के बारे में भी पता हो आपको अच्छी तरह से। ओवरलैपिंग क्रॉपिंग क्या होती है, आप देखेंगे दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस से। उटपटांग चीज़ें और पढ़ने की आपको कहीं से आवश्यकता नहीं है, इन्हीं टॉपिक को आप अच्छी तरह अगर तैयार करेंगे 360 एंगल में तो आपके यहीं से मार्क्स खींचेंगे। ठीक है, यहीं से मार्क्स आपके आएंगे। बात क्लियर है। अब देखिए इंटर क्रॉपिंग में क्या क्या पढ़ना है आपको। इंटर क्रॉपिंग बहुत टाइप की होती है, तो इंटर क्रॉपिंग हमारा ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो इंटर क्रॉपिंग में हम आपको बता देते हैं कि किन किन चीज़ों को पढ़ना है इंटर क्रॉपिंग के अंदर। ओके, तो टाइप ऑफ इंटर क्रॉपिंग में हम देखेंगे, ये जो कि हमारा सिलेबस के अंदर ही मेंशन है। तो टाइप ऑफ इंटर क्रॉपिंग हमें जो पढ़ना है, यहाँ से पहली चीज़ तो आपको पैरेलल क्रॉपिंग क्या होती है वो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पैरेलल क्रॉपिंग। ठीक, समानांतर खेती। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कंपेनियन क्रॉप के बारे में। ठीक है, कंपेनियन क्रॉप क्या होता है, तो कंपेनियन क्रॉपिंग के बारे में भी पढ़ें आप, इसके प्रिंसिपल को भी देखेंगे अच्छी तरह से। देन यहीं पे आपको पढ़ना है मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। ठीक है, क्या होती है, इसे मल्टी टीयर क्रॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं आप इसको मल्टी लेवल क्रॉपिंग भी। ठीक है, इन सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ये क्यों करते हैं हम, अभी तो हमारे पास पढ़ाने के लिए टाइम नहीं, जैसे ही हम इस तरह से एक थरोली आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे कि किन टॉपिक को पढ़ना है, इसके बाद हम आपको हर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ओके, अगला हमें और क्या पढ़ना चाहिए यहाँ पे, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग के बारे में। ठीक है, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग क्या होता है, इन सब में आपको प्रॉपर डिफरेंस पता होना चाहिए, यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात ना रहे। ये क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें बढ़िया से पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अरुण कत्यायन की जो किताब है वहाँ पे चैप्टर एक दिया गया है क्रॉपिंग सिस्टम वाला, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से कवर हो जाएंगी। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ ये सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे आप। इसी टॉपिक के अंदर ही आपको पढ़ना है एल ए क्रॉपिंग को भी। ठीक है, इसको मैं अलग से मेंशन करता हूँ थोड़ा, एल ए क्रॉपिंग भी आप यहीं पढ़ेंगे। देन आपको पढ़ना है यहीं पे ही स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में। ठीक है, देन आपको पढ़ना है कंटूर क्रॉपिंग के बारे में भी। क्योंकि इंटर क्रॉपिंग के टाइप से मिलता जुलता है ना, एग्जैक्ट इंटर क्रॉपिंग नहीं है ये सारी चीज़ें। पेयर्ड रो क्रॉपिंग के बारे में भी यहीं पे आप पढ़ें। ठीक है,
तो इस तरह से आपको इस टॉपिक को कवर करना है। यहाँ से और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पढ़ना है आपको इस टॉपिक से, मल्टीपल क्रॉपिंग में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको कवर करना है, ये कंप्लीट करना है। वो बातें ये है कि पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ही एक न्यूमेरिकल, ठीक है, किससे रिलेटेड, क्रॉपिंग इंटेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को हमने ऑलरेडी जो हमारा बेसिक एग्रीकल्चर नाम का प्लेलिस्ट है हमने वहाँ पे करा चुके हैं, आप उसको पढ़िए, अवश्य पढ़िए, वहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा जो बेसिक एग्रीकल्चर का है और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का है, साथ में हमने फील्ड क्रॉप की नहीं, फील्ड में हमने एक्सपेरिमेंट की पूरी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे अवश्य देखें, वहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। मैं आपसे आपको कह सकते हैं कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको देखें अवश्य, ठीक है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल पता होना चाहिए और क्रॉपिंग इंटेंसिटी की डेफिनेशंस क्या है, मतलब फार्मूला भी पता होना चाहिए इसका, ठीक है। साथ में एक लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का भी फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ये मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर ही आता है। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है, LER का फार्मूला आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए एक न्यूमेरिकल, दोनों के बारे में। और आप हमें इस एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसका आप हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है निकालना हमें इंडिया की, ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की निकालना है, और जो कि हमारा नेट क्रॉप एरिया जो है 142 मिलियन हेक्टेयर है, और जो ग्रास क्रॉप्ड एरिया है वो है हमारा 198 मिलियन हेक्टेयर। जब इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल कर आ जाएगी, जो कि हमें पता होना चाहिए डायरेक्टली भी कि इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेट क्रॉप्ड एरिया कितना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आप इन 3 टॉपिक को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आगे हम क्या बता रहे थे आपको, इंटर क्रॉपिंग के बारे में। तो इंटर क्रॉपिंग के अंदर ही आपको रिप्लेसमेंट सीरीज, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग के अंदर ही आपको रिप्लेसमेंट सीरीज, एडिटिव सीरीज, 2 प्रकार की सीरीज होती है, जो कि अरुण कत्यायन सर की किताब में अच्छी तरह से दी हुई है। इसको आप देखेंगे, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट होना चाहिए, मस्ट है ये सब करना। रिप्लेसमेंट सीरीज कहाँ पे फॉलो की जाती है, एडिटिव सीरीज कहाँ पे फॉलो की जाती है, ये भी बताना चाहिए। इंडिया में कौन सी फॉलो की जाती है, एडिटिव सीरीज फॉलो की जाती है, ठीक है, बात क्लियर है। तो इस तरह हमें इंटर क्रॉपिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ले लेना है, इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आज के टॉपिक जो हमने कराए हैं, तो इन टॉपिक से आपको 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और तीनों न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से आप हमें जो हमने क्वेश्चन दिया उसे आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और आपको जो भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हो, जिस तरह से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ तक हमसे सपोर्ट हो पाएगा हम करेंगे आपको। और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करें, बेहतर करें, और जिस तरह से हम स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं आप इस तरह से करेंगे तो अवश्य सक्सेस होंगे, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज देख लिया है इंटर क्रॉपिंग के बारे में। अगला हमारा जो दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को, इसको भी हम बता देते हैं आपको, इनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या होता है इसका यूज का, ठीक है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सीधी बात है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें क्या क्या बातें पता होना चाहिए, हम उसे आपको बता देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग किन टॉपिक को आप तैयार करें, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है तो सभी को पता रहती है, डेफिनेशंस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, ठीक है। तो इसको तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का फादर कौन है, ठीक है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, पितामह किसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ये बात आपको पता होना चाहिए। नाडेप मेथड ऑफ कंपोस्टिंग किसने दिया था, ठीक है, इन साइंटिस्ट का नाम भी याद होना चाहिए हमें, ठीक है, आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में।
बात क्लियर है। इसके बाद आपको यहाँ पढ़ना है आपको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया कितना है, एग्जैक्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया कितना है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो आपको पता होना चाहिए 5.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जो कि अगर अपडेट हो गया हो तो उसको आप अच्छी तरह से देखें। ऑर्गेनिक स्टेट कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेट हैं जो कि ऑर्गेनिक स्टेट है, जैसे कि सिक्किम है, तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी स्टेट अगर ऐड हुए हैं। इसके बाद आपको कुछ इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, रिसर्च इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट पता होना चाहिए। एक इंटरनेशनल लेवल का IFOM, ठीक है। IFOM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। एक कहाँ पर है और एक कब इस्टेब्लिश किया गया है, ये भी पता होना चाहिए। 1972 में इस्टेब्लिश किया गया है। और एक कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए, बन जर्मनी में है, ठीक है। नेक्स्ट आपको NIOF के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट है, NIOF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कहाँ पर है, इसकी भी लोकेशन आप हमें बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का और कहीं से नहीं आने वाला है। आप कुछ भी पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन आएगा, नो फ्री करके एक है, NOFRI यानी नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आप हमें बताएंगे, स्थान कहाँ पर इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। देन आपको जो सोशियो इकोनॉमिकल, जो अगला आपका आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक चीज़ और ऐड किया गया है सिलेबस में, सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या ऐड किया गया है, सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये देख लीजिए आप यहाँ पे। तो सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको इसके प्रिंसिपल पता होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक की हम बात करेंगे, अगर यहीं पे लिख देता हूँ मैं शार्ट में, अगर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें हम, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है, क्या क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो इसके 4 प्रिंसिपल आप याद रखेंगे तो उसी से कवर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपको ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हेल्थ होता है एक, हेल्थ का क्या है रिलीवेंस, आप देखिए इसको, इकोलॉजी है, ठीक है, फेयर है, फेयरनेस है, केयर है, ठीक है, केयर। तो इस तरह 4 जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लाइट जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 100% ऑर्गेनिक स्टेट कौन है, इसका आप जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के वीडियो आपको आगे पाना है अगर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको और किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं और हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय का शॉर्टेज रहता है, क्योंकि ऑलरेडी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो इसीलिए आप हमें जिस तरह से बताएंगे हम उस तरह से आपको हेल्प करते रहेंगे लगातार, ओके। सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। और आगे हम आपको जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक बचे हुए हैं, जैसा कि आपको हम दिखा देते हैं शॉर्ट में, हम आपको आगे इम्पोर्टेंस ऑफ सीड एंड टाइप ऑफ सीड, यानी यहाँ पे सीड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है इसको हम बता देंगे किस तरह से पढ़ना है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।